आप प्रवेश कर रहे हैं सीएनबीसी आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। हाय, गुड मॉर्निंग। 10 के दमदार ट्रेड्स में आप सबका स्वागत है और स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज इबेक्स कैश के इस शानदार स्टूडियो। वेडनेसडे का दिन, एक दिन की छुट्टी के बाद आए हैं हम लोग और कल की एक्सपायरी से पहले वाला इंपॉर्टेंट सेशन, और उससे पहले जिस तरह की ग्लोबल क्यूज हैं, वो रशिया यूक्रेन क्राइसिस जो डीएस्केलेट नहीं हो पा रहा है, उसका खामियाजा है कि रिस्क ऑफ ट्रेड्स कंटिन्यू होते हुए ग्लोबली, और हमारे यहां भी निफ्टी कमजोरी के साथ ही ट्रेड करता हुआ। कुछ फौरी राहत आ रही थी, लेकिन अब थोड़ा सा प्रेशर माउंट होता हुआ भारतीय बाजारों में इस समय वापस आपको नजर आएगा। 230 अंकों का दबाव 560 के जोन्स पे इस समय कर रहा है निफ्टी कामकाज, और ये 560 के जोन्स, ये आज सुबह जब चर्चा हो रही थी तो ये 550 640 के जोन्स थे, जिसमें शायद कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं करना चाहिए था। और लकीली अगर आपने नहीं कराया, वो कमेंट्री सुनी थी, तो बिल्कुल आप इस वॉलेटिलिटी से छूते होंगे इस समय, क्योंकि हम उस रिस्क पॉकेट में अभी भी कामकाज करते हुए। दिक्कत है निफ्टी बैंक को लेकर, जिसमें 2/3% से 2/3 कह रहा हूं, 2.5% से ज्यादा की कमजोरी के साथ कामकाज होता हुआ। तो निफ्टी समझिए 1.25% का दबाव, निफ्टी बैंक 2.5% से ज्यादा की वीकनेस, इस तरह का शार्क अंडर परफॉर्मेंस इस पॉकेट में। अब इस समय 950 अंकों की कमजोरी के साथ निफ्टी बैंक कामकाज करता हुआ, तो प्रेशर माउंट हुआ है। एडवांसेस के फेवर में जरूर ब्रेथ है, लेकिन वो लार्जली लार्ज कैप्स और निफ्टी बैंक फाइनेंशियल्स के अंडर परफॉर्मेंस से ज्यादा दिक्कत इस समय भारतीय बाजारों में नजर आएगी। एक बार निफ्टी 50 की कंट्रीब्यूशन प्लेट स्क्रीन पर लेकर आइएगा, तब समझ में आएगा जो पॉकेट्स इस समय वीकनेस की तरफ ले जा रही हैं और जो पॉकेट्स हैं, जो स्टॉक्स हैं, जो स्ट्रेंथ की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं इस टसल के बीच में, जिसमें ऑब्वियसली इस समय तो बियर्स का अपर हैंड है। ग्लोबल क्यूज के बीच में सिर्फ मेटल्स नहीं कहूंगा, कमोडिटी प्लेस आउट परफॉर्म कर रहे हैं। तो हिंडाल्को, टाटा स्टील, ओएनजीसी, कोल इंडिया, ये वो निफ्टी 50 के कॉन्स्टिट्यूएंट्स में सबके सब मजबूती के साथ, हरे निशान के साथ ट्रेड करते हुए नजर आएंगे। और रिस्क ऑफ ट्रेड जो है और फाइनेंशियल्स की वीकनेस, वो पूरी तरह से स्क्रीन पर रिप्रेजेंट होती हुई एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड, कोटक महिंद्रा बैंक, ये सारे स्टॉक्स हैं जो खासी वीकनेस लाने का काम कर रहे हैं। लेकिन वीरू के साथ, मेरे साथ इस शो में सच्चिदानंद उत्तेकर जुड़े हुए हैं। सचिन, हाय, गुड मॉर्निंग। सचिन, अब तो 45 मिनट का समय हो गया बाजार को ट्रेड कंटिन्यूस सेशन में। निफ्टी बैंक में जिस तरह का अब तक का रुझान है, कोई ट्रेड आप लोगों ने इनिशिएट करा ट्रेड बुल्स पे इस समय निफ्टी बैंक में, या आज सुबह से कोई ट्रेड लिया है, लेना चाहते हो? गुड मॉर्निंग आशीष जी। क्लियरली मार्केट काफ़ी सेंसिटिव हो चुका है हेडलाइंस पे, एंड जो सुबह एक हेडलाइन बनी है राइजिंग बॉन्ड यील्ड्स की, आई थिंक उसकी वजह से बैंक निफ्टी में काफ़ी दबाव है। एंड इनफैक्ट रिलेटिवली अगर हम इसके कंपोनेंट्स भी देखें तो कहीं जाकर वहाँ पर थोड़ी सी वीकनेस ज़्यादा गहरी नज़र आ रही है। तो जिस तरीके से फिलहाल दोनों इंडाइसेस प्लेस्ड है, मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी में जब तक 35,660 के ऊपर के स्विंग्स नहीं बनते, तब तक आई थिंक एक रिलीफ रैली नहीं होनी चाहिए। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर 35,000 का लेवल टूट जाता है तो थोड़ी सिचुएशन इस एक्सपायरी के लिए ग्रेव हो सकती है। तो मुझे लग रहा है कहीं जाकर थोड़े से दबाव के घेरे में ही रहने चाहिए इंडाइसेस। बट ट्रेडिंग के लिहाज से मुझे लग रहा है निफ्टी में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी फिलहाल नजर आ रही है। जिस तरीके से ओपनिंग हुई थी, एंड ओपनिंग के बाद थोड़ी सी पोजिशन ऑन द शॉर्ट साइड जो फॉर्म हो रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कहीं जाकर 16,420 के आसपास के स्विंग्स बनने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर नजर आ रही है। तो क्लियरली यहाँ पर शॉर्ट साइड पे ही थोड़ा सा रुझान या झुकाव रहेगा। एंड जिस तरीके से मार्केट्स प्लेस्ड है, मुझे लग रहा है 16,680 के ऊपर जब तक स्विंग्स नहीं बनते, तब तक एक सेल ऑन राइज काइंड ऑफ सिचुएशन ही रहनी चाहिए। एंड जो 2 दिन का डेटा नजर आ रहा है, मुझे लग रहा है 16,420 के नीचे के कोड्स भी आ सकते हैं। तो क्लियरली थोड़ा सा सेंसिटिव हो चुका है हेडलाइंस की वजह से। एंड जिस तरीके से फिलहाल रिएक्शन आ रहा है क्रूड पे एंड यील्ड्स पे, तो मुझे लग रहा है कहीं जाकर सेल ऑन राइज की ही रणनीति रखनी चाहिए। तो उसी लिहाज से मैंने जो दोनों स्टॉक्स अभी चूज किए हैं, वो ऑन द सेल साइड ही है। इनफैक्ट पहला जो स्टॉक हमने चूज किया था वो मैं रिटेन करना चाहूंगा एशियन पेंट्स का। ऑलरेडी वहाँ पर अच्छा मोमेंटम बन रहा है, बट बर्जर पेंट्स में भी एक फ्रेश ब्रेकडाउन नजर आ रहा है। जिस तरीके से इसका भी डेटा है, लगभग 680 के आसपास काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन था। वो पर्टिकुलर सपोर्ट जोन 2 बार इसने ब्रेक किया है, तो मुझे लग रहा है कहीं जाकर थोड़ी सी वीकनेस यहाँ पर माउंट होनी चाहिए। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 682 के आसपास, एंड ट्रेडिंग के लिहाज से मुझे लग रहा है 660 के आसपास के स्विंग्स बन सकते हैं।
एंड जो सेकेंड कॉल होगा वो है सेल साइड बजाज फाइनेंस। एक डिस्क्लेमर डिस्क्लोजर होगा कि ये पर्टिकुलर कॉल हमने हमारे क्लाइंट्स को वाया पुट ऑप्शंस भी रिकमेंड किया है। सो जिस तरीके से स्ट्रक्चर है मुझे लग रहा है 6900 के आसपास के स्विंग्स बनने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम लग रही है। जिस तरीके से अभी तक इसका एक दायरा बना हुआ था लगभग अराउंड 6600 से लेके 6900 तक का, मुझे लगा इसी पर्टिकुलर जोन में एक मीन रिवर्जन ट्रेड शेप अप हो रहा है वापस। सो फिलहाल तो जिस तरीके से स्विंग्स बन रहे हैं ऑन द लोअर साइड, स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 6900 के आसपास एंड फ्रेश शॉर्ट पोजीशन अभी भी डिप्लॉय करने हैं बजाज फाइनेंस के फ्यूचर्स में। टारगेट ऑन द लोअर साइड हो सकता है अराउंड 6630 का। इसे हम पुट ऑप्शन द्वारा भी ट्रेड कर सकते हैं 6800 के, जो लगभग अराउंड 276 के आसपास फिलहाल प्लेस्ड है। 232 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस लगाना है एंड पोजिशनली मुझे लग रहा है अराउंड 380 385 के आसपास के स्विंग्स बन सकते हैं। ओके, इस बीच याद देखिए मैं यही फैक्ट मेंशन करना चाह रहा था आशीष के एनबीएफसीज का प्रेशर माउंट अप होता हुआ, जो बजाज फाइनेंस का जिक्र आपने किया, ये अपने क्रिटिकल एवरेज को वॉलेट करके ट्रेड करता हुआ। इस बीच याद रखिएगा रुपये की ओपनिंग काफ़ी ख़राब हुई है, 42 पैसे हम कमज़ोर खुले हैं। तो एक तो 111 का क्रूड और ऊपर से रुपये की वीकनेस, ये दो धारी तलवार होती है, याद रखिएगा ये दो धारी तलवार होती है। ये एक बहुत ही याद रखें नेगेटिव कॉम्बिनेशन होता है। इस बीच आप याद रखिएगा निफ्टी डील ऊपर है, निफ्टी बैंक डील ऊपर है, एनबीएफसीज पे बैंक से प्रेशर पड़ता हुआ। अभी आशीष बजाज ये एचडीएफसी बैंक का जिक्र कर रहे थे। एचडीएफसी बैंक आशीष, एक सेकंड मैं यहाँ पे थोड़ा सा फैक्ट शेयर कर देता हूँ। यहाँ पर एचडीएफसी बैंक एट 1380 इज एट द लोवेस्ट लेवल सिंस 19 मई 2021। और इस वक्त बैंक्स, एनबीएफसीज और साथ ही साथ ऑटो सीवियर प्रेशर पे। डायरेक्टर साहब अपडेट लेके आइए एक बार। एक निफ्टी की कॉल्स और पुट्स का हम देखते हैं कॉम्बिनेशन। याद रखिएगा इस वक्त क्या कह रहा है, एक डिसाइसिव डे है, मेक और ब्रेक लेवल डे। लेके आइए निफ्टी की 3 कॉल्स और 3 पुट्स। आशीष देखते हैं एग्जैक्टली कल के प्रोस्पेक्टिव से बिल्डअप क्या है। अगर आप 3 कॉल्स को देखें, 16500, 600, 700 की कॉल, यह आपकी स्क्रीन पे कॉल है। आप देखिए 16500 पे एट द मनी कॉल राइटर कितना कंफर्टेबल है कि वहां पे 14 लाख कॉल बिकी हैं। दैट्स ह्यूज, जो कि एक अच्छा संकेत नहीं है। और अगर आप पुट्स को देखें आशीष, तो यहाँ पे पुट्स में 16400 की पुट में 18 लाख, 16500 की पुट में 9,92,000, 16300 की पुट में 9,92। तो कहीं ना कहीं एक हेजिंग के लिए सोच बढ़ती हुई, और 16500 की कॉल में ओआई बढ़ना थोड़ा रेस्ट ऑफ द डे के लिए अच्छा संकेत नहीं है। आपकी राय क्या होगी इस वक्त? बैंक निफ्टी की कोई स्लाइटली आउट ऑफ मनी पुट, या फिर निफ्टी की स्लाइटली आउट ऑफ मनी पुट नेक्स्ट वीकली कॉन्ट्रैक्ट की या मंथली कॉन्ट्रैक्ट की पुट आप सचितानंद जी ग्रिप करना चाहेंगे क्या? देखिए स्ट्रक्चर तो मुझे लग रहा है यहाँ पर सेल ऑन राइज का ही है एंड इनफैक्ट यहाँ से अगर हम क्रिटिकल लेवल्स के बारे में बात करें तो आई थिंक 16,700 के ऊपर जब तक एक क्लोजिंग एस्टैब्लिश नहीं होती तब तक ये जो मोमेंटम बन रहा है पिछले 2 दिनों से एक पुल बैक का, मुझे लग रहा है वो पुल बैक काफी इमेच्योर होना चाहिए। एंड जिस तरीके से इसका एडीएक्स प्लेस्ड है डेली चार्ट पे, लगभग 35 के आसपास इसने स्विंग्स बना दिए 2 दिनों में एंड टिल्टेड टुवर्ड्स दी नेगेटिव साइड है। तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा यहाँ पर दबाव गहरा होना चाहिए। अगर 16,400 का लेवल टूट जाता है तो मुझे लग रहा है यहाँ पर इमीडिएट बेसिस पे 16,400 के पुट ऑप्शन द्वारा ही ट्रेड कंटिन्यू किया जाना चाहिए अगर हम आउट ऑफ द मनी की बात करें। एंड ऑन द हायर साइड मुझे लग रहा है 16,630 एक इम्पॉर्टेंट लेवल होगा इंट्राडे के लिहाज से। अगर ये पर्टिकुलर लेवल कट जाता है तो मुझे लग रहा है थोड़ी सी साइडवेज मार्केट हो सकती है। बट फिलहाल मुझे लग रहा है जिस तरीके से डेटा शेप अप है यहाँ पर क्लियरली थोड़े नेगेटिव संकेत ज़्यादा नजर आ रहे हैं। सो टेम्पररी बेसिस पे अगर हम देखें तो 16,400 अगर होल्ड भी हो जाता है तो मुझे लग रहा है स्ट्रक्चर इतना वीक है कि 16,060 के आसपास के स्विंग्स भी अगले कुछ दिनों में नजर आ सकते हैं। तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है यहाँ पर कॉशियस रहना चाहिए एंड अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है ऑन द हायर साइड तो वहां पर शॉर्ट करने की ही सलाह होगी। ओके, तो ये आ गई कॉल आपके लिए। निफ्टी को हम देख रहे हैं इस समय 230-235 अंकों की कमजोरी के साथ 1.5% का दबाव, और निफ्टी बैंक किसी भी वक्त 1000 पॉइंट से ज्यादा की कमजोरी की तरफ बढ़ रहा है। 945-950 अंक तो इस समय ऑलरेडी कमजोरी के साथ ट्रेड करता हुआ। तो दिक्कत भरा सेशन है अभी भी, वो वॉलेटिलिटी कंटिन्यू होती हुई, वो दिक्कतें कंटिन्यू होती हुई। लेकिन चलिए
अब जरा फोकस करते हैं मार्केट बिग वॉइसेस पर, और मार्केट बिग वॉइसेस में आज हमारे साथ एक और दिग्गज बाजार के जुड़ते हुए व्हाइट ओक ग्रुप के फाउंडर प्रशांत खेमका सर। प्रशांत सर, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। और आपकी मदद की जरूरत थी सर। जिस समय हम लोग बातचीत कर रहे हैं काफी टफ सिनेरियो है, और ये रशिया यूक्रेन क्राइसिस काफी एस्केलेट हो गई, काफी लिंगर ऑन करती हुई नजर आ रही है, और जिटरी हैं ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स। खेमका सर, सबसे पहले तो कैसे डील कर रहे हो आप लोग व्हाइट ओक में इस मार्केट की वोलेटिलिटी को, इट्स अनसर्टेन एनवायरनमेंट को? नमस्ते आशीष जी और वीरेंद्र जी, मुझे आपके शो में बुलाने का बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे डील कर रहे हैं? देखिए, आमतौर पर जब ऐसा कुछ होता है मार्केट में एंड हर कुछ अरसे बाद में कोई ना कोई अनसर्टेनिटी आती है। जैसे कोविड एक बहुत बड़ी अनसर्टेनिटी थी, करीबन 2 साल हो गए, ठीक 2 साल हो गए, और अब उसके बाद में ये एक बड़ी अनसर्टेनिटी आई है। तो ऐसे में हम लोग कोई मैक्रो कॉल नहीं लेते, हम लोग सिर्फ देखते हैं कि कोई पर्टिकुलर रिस्क ऐसा पोर्टफोलियो में नहीं हो जो इस डेवलपमेंट से कुछ ज्यादा ही प्रभावित हो, और अगर ऐसा कोई रिस्क होता है तो उसको हम थोड़ा मिनिमाइज करने की चेष्टा करते हैं। बट ऐसा कोई आमतौर पे ऐसा कोई रिस्क निकलता नहीं है पोर्टफोलियो में कि रशिया और यूक्रेन से पर्टिकुलरली कोई एक्सपोज ऐसा कोई स्टॉक है नहीं। हाँ, जो आमतौर पे रिस्क अभी डेवलप हुए, और आप अभी बात कर रहे थे जैसे कि ऑयल प्राइस $110 हो गया है, बाकी सब मेटल्स के, कमोडिटीज के इन जनरल, चाहे वो एल्यूमिनियम हो, स्टील हो, या व्हीट हो, कॉर्न हो, एग्रीकल्चरल कमोडिटीज हो, सभी के प्राइसेस बहुत बढ़ रहे हैं। तो उसमें कुछ ऐसा खास मार्केट में करने लायक है नहीं जो आप अभी हमारे जैसे जो इन्वेस्टर्स होते हैं या फंड मैनेजर्स होते हैं, इन्वेस्टमेंट टीम्स होती है, उनके लिए कि जो आप कोई शॉर्ट टाइम में, शॉर्ट पीरियड में करके कुछ उससे मुनाफा कर सको, वैसा कोई खास उपाय आमतौर पे होता नहीं है। ओके सर, ये पॉइंट तो रिस्क मैनेजमेंट आपने कहा कि शॉर्ट टर्म अगर आप देखें, इसका इम्पैक्ट अगर आप देखें, ओके कि शॉर्ट टर्म में अगर आप देखें, इसको समझकर खेलना और खेल के पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। खेमका साहब, आपने यहाँ पे 2 इवेंट्स का कंपैरिजन किया, एक आज की स्थिति और एक कोविड की। मुझे याद है मार्च का वो महीना जब सब्सटेंशियल लॉसेस थे, 12,000 का इंडेक्स 7513 का हो गया था, शॉर्टिंग को बैन किया गया, और जब लॉकडाउन पूरा लग गया उसके बाद बाजार ने रिस्क को समझ लिया, और वहां से जो रिकवरी थी वो गजब थी, काबिले तारीफ थी। 7500 का वो इंडेक्स 18,600 पे जाकर रुका। सर, ये आज का इवेंट कैसा इवेंट है? मतलब आप देखिए ना, यहाँ पे इन्वॉल्व एक ऐसी कंट्री है जो कि आपका एक बड़ा कमोडिटी प्लेयर है, चाहे वो मेटल्स हो, चाहे वो क्रूड हो, इंडस्ट्रियल मेटल्स हो। क्या यहाँ से भी ये वॉर जब खत्म हो जाएगी तो वो रिकवरी पाथ उतना ही स्ट्रांग होगा क्या, या फिर नहीं, कमोडिटीज का प्रेशर मार्केट्स काफी समय तक झेलेंगे? देखिए, कोविड के वक्त जो डाउनफॉल हुआ था, बहुत शार्प डाउनफॉल हुआ था, आपको याद होगा मार्च में करीबन 30% मार्केट फ्री फॉल इन द मंथ ऑफ मार्च हुआ था। करीबन 20-21 फरवरी से लेकर 23 मार्च तक एकदम फ्री फॉल में था मार्केट। अब उतना मार्केट इस वक्त, क्योंकि ये रशिया यूक्रेन का इवेंट इतना बड़ा फियर नहीं है आज तक। आप देखिए तो कोविड के टाइम ये फियर था कि पता नहीं मानव जाति को का फ्यूचर क्या हो, और कितने अरसे तक लॉकडाउन में बैठे रहेंगे, और अगर लॉकडाउन चलता रहा तो डिमांड का क्या होगा। डिमांड खत्म हो गया तो कई कंपनियां बैंकरप्ट हो जाएगी, और कंपनियां बैंकरप्ट हो गई तो बैंकें बैंकरप्ट हो जाएगी, बैंकरप्ट हो गई तो मार्केट का कोई मार्केट में जो गिराव है उसका कोई अंत नहीं सामने दिख रहा था। इस वक्त ये जो प्रॉब्लम है वो पूरी मानव जाति के लिए प्रॉब्लम है, बट ऐसी कोई पूरी इकोनॉमी या पूरी कॉर्पोरेट सेक्टर वर्ल्ड वाइड में कोई वाइड स्प्रेड बैंक्रप्सीज का कोई डर नहीं है। इसलिए जो ये गिरावट आई है वो बहुत कम आई है। अब इसका जो लिंगरिंग लॉन्ग टर्म इफेक्ट जो होगा वो समझना, और उसके वजह से जो आगे फ्यूचर में मार्केट में जो चाल रही है उसके हिसाब से रहेगी। कोविड में क्या हुआ कि तुरंत मार्केट को समझ में आ गई कि ये ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो अपने काबू में नहीं आई। बहुत जल्दी मार्केट को ये समझ में आ गया, और लॉकडाउन परमानेंट लॉकडाउन नहीं है ये समझ में आ गया। और जैसे ही वो समझ में आया, मार्केट ने फिर अपना रुख बदला और तेजी से
वो गिरावट जो थी वो रिवर्स करके जो आप जैसे आपने कहा बहुत स्ट्रॉन्ग गेन्स दिए मार्केट ने सिंस देन। यहां पर अगर समझो कि अगले कुछ दिनों में वॉर खत्म हो जाता है, फिर सैंक्शंस लागू रहेंगे। सैंक्शंस लागू रहने से किस कमोडिटीज पे, क्योंकि यूक्रेन और रशिया जैसे आपने कहा बहुत बड़ा सप्लायर है अक्रॉस बोर्ड, मेटल्स, ऑयल, एग्रो कमोडिटीज, सब नेट सप्लायर टू द वर्ल्ड है। अभी अपने कोविड के सप्लाई शॉक से मार्केट तो आ गया, बट रियल वर्ल्ड कोविड के सप्लाई शॉक से अभी तक निकला नहीं है, कि पहले ये दूसरा सप्लाई शॉक आ गया है। तो उसका इन्फ्लेशन पे जरूर असर रहेगा। कितना लास्टिंग असर रहेगा, कितने लंबे दर तक और कितने मैग्नीट्यूड का, उसके बेसिस पे इन्फ्लेशन पे इम्पैक्ट होगा, और वो इन्फ्लेशन कितना लास्टिंग होगा उसके हिसाब से ग्रोथ, ग्लोबल ग्रोथ पे इम्पैक्ट होगा। बट मेरा मानना ये है कि एक बार ये वॉर जब भी खत्म हो, अगले कुछ दिनों में लगता है कि खत्म हो जाना चाहिए, पर जैसे खत्म होगा मार्केट में रिलीफ होगी। एंड हालांकि जैसे कोविड का इम्पैक्ट 2 साल से झेल रहे हैं, बट मार्केट अपने लाइफ्स में कोविड का इम्पैक्ट 2 साल तक झेल रहे थे, बट मार्केट ने उसको पीछे छोड़ दिया मार्च अप्रैल 2020 में ही। वैसे इसमें भी हो सकता है, और ऐसा ही होगा मोस्ट लाइकली, गोइंग बाय पास्ट एक्सपीरियंस की इकोनॉमीज एंड वी ऑल अपने सब उसका जो वॉर का इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट एंड ऑल झेलते रहे काफी लंबे अरसे तक, सालों तक, बट मार्केट उसको पीछे छोड़कर फिर रिकवर पहले हो जाता है, और वैसे ही इस वक्त भी होने का पूरे चांसेस है। ठीक है, मार्केट जनरली फ्यूचर को डिस्काउंट करते हैं, और जब धीरे धीरे हालात पटरी पे आएंगे तो बाजार की तेजी शायद तूल पकड़ती हुई नजर आए। लेकिन मार्केट अपनी जगह, खेमका सर, अर्थव्यवस्था अपनी जगह। शुरुआत जब हुई थी सब इश्यूज की तो लग रहा था कि वो सेंटिमेंट ज्यादा हावी हो रहे हैं, और तब लगा था कि डीएस्केलेशन जल्द होता हुआ नजर आएगा। अब जब लिंगर कर रहा है तो कमोडिटीज, वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के इश्यूज, वो पेमेंट मैकेनिज्म की दिक्कतें, वो कच्चे तेल का उबाल, वो सब अब साइकिल पे ज्यादा प्ले आउट करता हुआ नजर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारी अर्थव्यवस्था पे अब ना सेंटिमेंटल, अब एक्चुअल डेंट भी कुछ मीनिंगफुल नजर आ रहा है आपको, या अभी इट्स टू अर्ली टू कमेंट ऑन दैट? देखिए, एक्चुअल डेंट अगर मैं फिर से कोविड का ही लूं तो एक्चुअल डेंट वहां पे तो 7-7.5% से अपनी जो ये जीडीपी ग्रोथ थी वो डिक्लाइन हुई थी, अनप्रेसिडेंटेड। यहाँ पे ऐसे नहीं लगता कि वैसा कुछ होगा। जो अर्थव्यवस्था पे इम्पैक्ट होगा वो अगेन शॉर्ट टर्म लगता है, एंड अगर वो शॉर्ट टर्म होगा इम्पैक्ट बिकॉज ऑफ हायर इन्फ्लेशन होगा, थोड़ा हायर इन्फ्लेशन होने से ग्रोथ पे थोड़ा इम्पैक्ट होगा। तो इस साल का जो प्रोजेक्शन है ग्रोथ के या अर्निंग्स के, अगर ऑयल प्राइसेस ऐसे ही बढ़ते रहे 110, 125 ऐसे कुछ रेंज पे रहे, तो थोड़ा उनका इन्फ्लेशन और ग्रोथ पे थोड़ा बहुत इम्पैक्ट होगा, जिसके चलते कॉर्पोरेट अर्निंग्स पे भी इम्पैक्ट होगा। बट जैसे कि आपने कहा, मार्केट फ्यूचर को बहुत जल्दी डिस्काउंट कर देता है। 1 साल की अर्निंग्स कोई ऐसी लंबी चौड़ी हानि नहीं पहुंचाता है मार्केट में किसी भी कंपनी के वैल्यू को। तो एक बार जब सर्टेनिटी आ जाएगी ना फ्यूचर की, मार्केट को अनसर्टेनिटी नहीं पसंद। एक बार सर्टन, क्योंकि आज की तारीख में अनसर्टेनिटी है, कब तक वॉर चलेगा, कितना इंपैक्ट होगा, क्या नहीं। एक बार वो एक उसकी फ्यूचर कितना भी खराब हो पर वो सर्टन हो जाए तो मार्केट उसको डिस्काउंट करके आगे निकल जाता है। क्योंकि ये फ्यूचर जब अपने बात करते हैं 6 महीना, 12 महीना, 2 साल, 3 साल की तकलीफें होती है, जबकि जो प्रेजेंट वैल्यू होता है वो परपेचुइटी का प्रेजेंट वैल्यू होता है, और उस पर ये साल 2 साल की तकलीफें इतने ज्यादा इंपैक्ट नहीं करती। अच्छा, खेमका सर, डर, पर आज की तारीख में तो ये भी डर बना हुआ है ना कि कहीं आउट ऑफ हैंड हो गया, एस्केलेशन, जैसे आपने कहा पहले ऐसे लगता था डी एस्केलेट हो जाएगा, पर अभी अगर आउट ऑफ हैंड हो गया तो कंट्रीज, वहां पे न्यूक्लियर केपेबल कंट्रीज भी है, तो अगर आउट ऑफ हैंड हो गया तो ज्यादा तकलीफ बढ़ सकती है। वो डर आज की तारीख में, जब वॉर बंद हो जाएगा तो वो डर चला जाएगा। हाँ, और अभी तो बैठे हुए एनीबॉडीज गेस, वो अनसर्टेनिटी है जो मार्केट के मूड्स और सेंटिमेंट्स पे सब है हावी। अच्छा खेमका सर, इतनी देर हमने बातचीत करी, उसमें बहुत ज्यादा जो वर्ड रिपीटेशन में आया कमोडिटीज और इन्फ्लेशन, तो ये चैलेंज बन जाता है दुनिया भर के सेंट्रल बैंकर्स के लिए। अच्छा, अब सेंट्रल बैंकर्स कैसे जूझेंगे, क्योंकि अब तक तो हमें पता था, और सब मदर ऑफ ऑल फेड से एक्सपेक्टेशंस थी मार्च में जब आप बैठक करेंगे तो एक एग्रेसिव रेट हाइक के साथ शुरुआत करेंगे, पर अब हुआ क्या, इस बीच बॉन्ड यील्ड्स एकदम कूल ऑफ हो गई हैं, 1.9 वाली 1.75 के जोन्स पे आ गई,
शायद आप इन इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स और उस साथ साथ जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स के बीच में शायद इतना एग्रेसिवली फेड ना मूव करे, ऐसा होगा क्या सर? 50 बेसिस पॉइंट तो हम मोटा मोटी डाइजेस्ट करके चल रहे थे। नहीं, बिल्कुल बढ़िया कैप्चर किया, बिल्कुल बढ़िया समराइज किया आपने। और इसीलिए बॉन्ड यील्ड्स जो अभी 1.75 के नीचे आ गई है, वो यही प्रोजेक्ट कर रही है। जैसे कि आपने कहा कि ये एक तरफ इन्फ्लेशन है, दूसरी तरफ ग्रोथ का भी ध्यान रखना पड़ेगा फेड को। तो ये सप्लाई शॉक के टाइम पे ये पॉसिबल है कि फेड इतना अग्रेसिवली नहीं इंक्रीज करेगी रेट्स, एंड इसलिए ये जो बॉन्ड यील्ड्स कूल ऑफ हुई है। बिल्कुल, तो आपसे बिल्कुल सहमत। बॉन्ड यील्ड, और अगर आप देखेंगे कूल ऑफ, ओके, सेंट्रल बैंक के पॉसिबल एक्शन से बातचीत की आशीष के साथ आपने। एक और सर यहाँ पर बात करते हैं अब कि इस डिप में आप बायर कहाँ कहाँ बनेंगे। देखिए आज के इस डिप में या फिर स्पेन में एक और चीज़ हम शायद थोड़ी सी जो नेगेटिव झेल रहे हैं, और वो है सर हमारी ऑटो कंपनियाँ। ऑटो कंपनियों की बिक्री के आंकड़े, कुछ देर पहले ही हमारी बजाज ऑटो की मैनेजमेंट से बातचीत हो रही थी, और मार्जिन्स हों, चाहे वो आप रूरल इंडिया हो, वहाँ की आई थिंक जो बाइंग कैपेसिटी है पिछले 6-7 महीने 8 महीने में काफ़ी कम हुई है। आप सर एग्जैक्टली ऑटो में बायर हैं कि नहीं? मैं थोड़ा सा सेक्टर्स पे आ रहा हूँ। ऑटो में बायर हैं इस वक्त या नहीं, या फिर किसी पर्टिकुलर थीम पे, आई मीन पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में, टू व्हीलर सेगमेंट में, कॉमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में, या फिर ईवी सेगमेंट में आपकी प्रेफर्ड स्पेस इस स्पेस में क्या है? बिल्कुल। देखिए हमारी टीम जो है हर वक्त 100% इन्वेस्ट करके रखती है, करीब करीब 100%, 98-99%। तो हम ज्यादा कैश रखते नहीं है पोर्टफोलियो में, जो हमारी इन्वेस्टमेंट टीम है। तो अगर कुछ खरीदेंगे तो सामने कुछ बेचना भी पड़ता है, या जो नया इनफ्लो आता है क्लाइंट से वो बाइंग में डिप्लॉय करते हैं। तो अव्वल तो मैं वो एक कैविएट देना चाहूंगा। आपका जो कहना सही है, यस, हर टाइम हर वक्त जैसे कुछ ना कुछ ऑन द मार्जिन थोड़ा सा बेचा जाता है, कुछ ना कुछ ऑन द मार्जिन खरीदा जाता है, वो इस वक्त भी चल ही रहा है। उसमें हाँ कई कंपनीज है, कंपनी वाइज ज्यादा ध्यान रहता है, बट आज जो मैं देख रहा हूँ टीम कर रही है पोर्टफोलियो में पिछले कुछ दिनों में और कुछ हफ्तों में, तो उसमें ऑटो सेक्टर की कंपनियां भी जरूर है जो टीम ने जिनमें पोजीशन बढ़ाई है। बैंकिंग सेक्टर में सिलेक्टिवली, फाइनेंशियल सेक्टर में जो है उनमें भी पोजीशन बढ़ाई है। तो ये दो खास मेरे दिमाग में ऑन द टॉप ऑफ माय माइंड जो मुझे याद आ रहा है, बैंकिंग और ऑटो सेक्टर में थोड़ा जरूर इंक्रीज किया, और रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से थोड़ा कमोडिटीज सेक्टर में भी पोजीशंस बढ़ाई है। इंटरेस्टिंग। तो ऑटोज में सिलेक्टिवली समझ लीजिए, फाइनेंशियल्स में बाइंग, और कमोडिटीज में जो उछाल आ रहा है उसमें भी थोड़ी बहुत पोजीशंस ली जा रही हैं इस समय। अच्छा, सिलेक्टिवली बिल्कुल ठीक। खेमका सर, दो इंपॉर्टेंट वो पिलर्स हैं हमारे मार्केट्स के लिए, वो एक बैंक है, दूसरा आईटी। ऑफ लेट बैंक्स में वो फाइनेंशियल मार्केट जिटरी हुए, रिस्क ऑफ ट्रेड्स हैं, तो उसका शायद बैंक खामियाजा भुगत भी रहे हैं इस समय। पर आईटी, क्या आपको लग रहा है कि आईटी अब एक लीडरशिप रोल में उतरता हुआ नजर आएगा इस ग्लोबल अनसर्टेन एनवायरनमेंट में? इंडियन आईटी की तरफ थोड़ा सा रुझान बढ़ेगा, वो रह के स्क्रीन पे नजर आ रहा है, इसलिए मैं जानना चाहता हूं। बिल्कुल, हमें भी ऐसा लगता है। मैंने आईटी इसलिए नहीं कहा क्योंकि हमारे टीम के पास आईटी में ऑलरेडी इतनी पोजीशन है कि और ऐड करना उचित नहीं समझा। वरना आज की तारीख में अगर आप देखें तो हमारी टीम का जो जहां पे सबसे बढ़िया कंपनीज मिल रही है, या उस जिनमें सबसे ज्यादा रोक रख अमंग्स द टॉप होल्डिंग्स, आई वुड से, सबसे ज्यादा नहीं कहूंगा, अमंग्स द टॉप होल्डिंग्स है आईटी सेक्टर की। आईटी सेक्टर अभी बिल्कुल प्रेशर में है। आईटी सेक्टर इसलिए भी प्रेशर में है कि अगर ग्लोबल ग्रोथ फियर्स जो है, और जो नैस्डैक से काफी कोरिलेटेड रहती है इन द शॉर्ट टाइम पीरियड, तो नैस्डैक अंडर परफॉर्म किया है ईयर टू डेट अगर आप देखिए तो, कंपेयर टू डाउ जोन्स एंड ऑल। नैस्डैक 15% कुछ डाउन है, डाउ जोन्स 10% से कुछ कम डाउन। तो इसलिए भी आईटी सर्विसेज सेक्टर पे प्रेशर है। अगर ग्लोबल ग्रोथ स्लो डाउन होगा तो आईटी स्पेंडिंग में स्लो डाउन होगा, इस डर से भी आईटी सेक्टर अंडर प्रेशर है। पर हैविंग सेड दैट, आपने जैसे कहा, हमारी टीम भी आईटी सेक्टर में काफी अच्छी कंपनियां उनको मिलती है, और आईटी सेक्टर में बहुत अच्छा पोजीशन बना रखा है। एक कंफ्यूजन, आपने कहा ऑटोज में बाइंग कर रहे हैं, आईटी भी पसंद आ रहा है,
पर दुनिया भर में डिबेट एक चल रहा है कि भाई ग्रोथ वर्सेस वैल्यू, आप दोनों तरफ दाव लगा रहे हो, आप इस डिबेट का पार्ट नहीं हो क्या? नहीं, हम कभी भी, हमारी टीम कभी भी ऐसे साइड नहीं लेती किसी का भी। हम हर जगह पैसा हर एक इसलिए कभी भी हम कोई एक थीम को पकड़ के नहीं चलते, क्योंकि हमारा मानना ये मैक्रो थीम्स और मैक्रो बेट्स करके पैसे नहीं बनेंगे, और खाली वॉलेटिलिटी और रिस्क प्रोड्यूस होता है पोर्टफोलियो में। हर एक किस्म की कंपनियां, हर एक किस्म की, जब मैं कहता हूं तो हर एक सेक्टर में कंपनियां पैसे बना रही। बैंकिंग सेक्टर में देखिए, पिछले 25 सालों में बेहिसाब पैसा बना है, बिल्कुल जब से लाइसेंसेस मिले प्राइवेट सेक्टर कंपनियों को। बट कई कंपनियां जो लाखों करोड़ की मार्केट कैप या वेल्थ क्रिएट किए इन्वेस्टरों के लिए, और कई कंपनियां इस दौरान फेल भी हो गई है। सेम थिंग आईटी सर्विसेज में पिछले 25-30 सालों में बेहिसाब पैसा बना है। जब इन्फोसिस आईपीओ हुआ था अर्ली 90s में, तभी कई कंपनियां थी जो बराबरी की नहीं कहूं तो भी काफी बड़ी कंपनियां थी, बट आज की तारीख में वो कहीं भी नहीं होगी। जबकि इन्फोसिस, टीसीएस और ये सब कई कंपनियों ने बेहिसाब वेल्थ जनरेट किया है इन्वेस्टर्स के लिए। तो रेदर देन हमारा ये रुझाव है, ऐसे भी कहते हैं कि आईटी में पैसा बनेगा, बैंकिंग में पैसा बनेगा। आईटी में कहां पैसा बनेगा, बैंकिंग में कहां पैसा बनेगा, ऑटो में कहां पैसा बनेगा। मैं एक उदाहरण और देता हूं कि कोयले में भी पैसा बनता है और हीरो में भी पैसा बनता है, पर कंपनीज पैसा बनाती है और ना कि सेक्टर्स पैसा बनाती है। तो इस वजह से हम कभी भी एक थीम का या सेक्टर का किसी भी वक्त ऐसे ये ध्यान नहीं रखते कि उस सेक्टर में या उस थीम में पैसा बनेगा। बिल्कुल ठीक, बढ़िया। अच्छा, क्योंकि खेमका सर सेक्टर्स की बात हुई तो एक बीच में बहुत बड़ा डिबेट छिड़ा था, वो न्यू एज टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म जो बाजार में लिस्ट होने आए थे। 2021 के तो हाइलाइट्स थे और 2022 में आते आते आधे वाइप आउट हो गई उनकी वर्थ। इन न्यू एज टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स को कैसे ट्रेड करूं? सिलेक्टिव रहूं या पूरी तरह से दूर रहूं? और आप लोग व्हाइट ओक में कैसे अप्रोच कर रहे हो इन सब कंपनीज को जो बड़े बड़े नाम है एक्चुअली? बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, अगर आप तो आंसर मैं पहले देते तो फिर थोड़ा विस्तार में अगर आपके पास वक्त हो तो बता सकता हूं। बट ना तो हम ऐसे कहते कि भाई इनसे दूर रहो, और ना ही उसे पूरा कोई भी मिल जाए उसे गले लगा लो, ना किसी भी तरफ हमारा ऐसा नहीं रहता। अगेन सिलेक्टिवली, ये न्यू एज कंपनीज में कई कंपनियां होगी जो इन्वेस्टरों को बहुत बहुत पैसा बना के देगी ओवर द कमिंग ईयर्स एंड डेकेड्स, और कई कंपनियां होगी जो अगेन कहीं भी नहीं जाएगी। और आप एम्पिरिकल एविडेंस देख लीजिए ना, यूएस में 25 साल पहले ये माहौल न्यू एज कंपनीज का शुरू हुआ था, लेट 90s में। एंड मेरे फॉर्चुनेटली मैं तभी यूएस में पैसे मैनेज करता था क्लाइंट्स के, फ्रॉम 98 टू 2006 यूएस में मैनेजिंग मनी और कवरिंग दिस कंपनीज। तो वहां पे भी जो .com बबल आया था 2000 के साल में, बहुत पैसा लोगों का टूटा भी था, बट कई कंपनियों ने बेहद पैसा बना के भी दिया है। गूगल 2001-2 के आसपास करीबन आईपीओ आया था, मुझे बिल्कुल से ध्यान एग्जैक्ट साल याद नहीं है, 2003-4 होगा। अमेजॉन और ये सब कंपनियां कितनी टूट गई थी इन दी, पहले तो 98, 99, 2000 में एकदम आसमान पे चले गए, और फिर 80-90% कई कंपनीज का भाव नीचे गिर गया, और फिर वहां से भी बेहद पैसे बने हैं कई इन कंपनियों में। आज तो सब फैंग कंपनीज, नैस्डैक कंपनीज सब मार्केट डार्लिंग्स हो रही थी 2 महीने तक। तो पैसे बनेंगे, बट अगेन वही बात है कि सिलेक्टिवली बनेंगे। पूरे सेक्टर में सिर्फ पैसे डाल के कोई लंबी चौड़ी आनी जानी नहीं होगी, और वैसे ही पूरे सेक्टर से दूर रह के भी कुछ बनना नहीं है। तो हमारा काम ही जो है एज एन इन्वेस्टमेंट टीम या फंड मैनेजर्स का काम ही ये है कि जो सही कंपनीज हो उनको आइडेंटिफाई करें एंड उसमें ध्यानपूर्वक निवेश किया जाए। बहुत बढ़िया खेमका सर। ये जो सेक्टर न्यू एज सेक्टर आज न्यू एज है, जो ये 25 साल पहले न्यू एज यूएस में था, आज 20 से 25% मार्केट में वेट उन कंपनियों का है। सेम चीज चाइना में है, सेम चीज दूसरे कंट्रीज में भी। आज इंडिया में ये 1 से 2% के वेट पे है। ये इंडिया में भी अगले 10-15 साल में 20-25% वेट निफ्टी में बनेगा। आज की कंपनियां नहीं बनाएगी, बट और बहुत कंपनीज लिस्ट होगी, आएंगी। ठीक बात। खेमका सर, आप कहाँ बैठे हो? मुंबई में इतनी हरियाली कैसे आपके पीछे? मैं अभी सिंगापुर हूँ इस हफ्ते, अगले हफ्ते इंडिया होगा।
हाँ तब ठीक है। चलिए खेमका सर, बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए, बढ़िया तरीके से मार्केट समझाने के लिए, और कौन सी पॉकेट्स पे आप लोग दाव लगा रहे हो, कौन सी पॉकेट्स में आपके थ्रू हम लोग भी बेट कर सके, वो सब समझाने के लिए। वीरू, थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके दर्शकों का बहुत धन्यवाद आशीष जी और वीरेंद्र जी। खेमका साहब का तजुर्बा कितना है आशीष, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि 90s में वो यूएस की न्यू एज बिजनेस वाली कंपनीज पर दाव खेल रहे थे। 90s पर आप और मैं स्कूल और कॉलेज के चक्कर लगा रहे थे। हैं आशीष, झूठ तो नहीं बोल रहा मैं? नहीं, हाँ बिल्कुल सही बात है। चलिए अब एक काम करते हैं, नीरज जी के पास चलते हैं, और उनका तजुर्बा कह रहा था कि क्रूड 100 के ऊपर है। लीजिए 110, 111 आपके स्क्रीन पर। नीरज जी, यहां से कहां? चलते जाना ही जिंदगी का नाम है, आगे आगे चलेंगे, आप लोग पीछे पीछे फॉलो करिएगा चार्ट देख के। तो अभी तो जो परिस्थिति है उसमें रुकने की कोई संभावना दिख नहीं रही है, क्योंकि परिस्थिति ऐसी है, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। देखिए $110 को क्रॉस कर चुका है, तो यही दिक्कत है। बड़ी दिलचस्प आंकड़ा देखो सामने, 800 पॉइंट सेंसेक्स नीचे है और 44 पॉइंट मिड कैप इंडेक्स ऊपर है, ये भी एक बड़ी अच्छी बात है। तो ब्रॉडर मार्केट में अभी भी बाइंग दिख रही है। लेकिन चलिए ट्रेडर्स हॉटलाइन शुरू करते हैं सुर्खियों के साथ।